हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं क्लास 10 का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसका सेट दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो वार्षिक परीक्षा यहाँ पे जो आपका आने वाला है, इसका जो डेट फिक्स किया गया है 20 तारीख। ठीक है ना, जो भी आपका डेट शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मॉडल सेट नंबर 2, जो कि आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए यहाँ पे और एक एक सवाल का आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला सवाल आपके पास यहाँ पे, जर्मनी का एकीकरण है ना, एकीकरण यहाँ पे कब हुआ था? तो लिखेंगे 1871 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रसिद्ध किताब जो एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, हिंद स्वराज, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है ना, तो पूना पैक्ट सितंबर में पारित किया गया था 1932 को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि अर्थशास्त्रियों ने, है ना, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों, है ना, किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो लिखेंगे हम लोग व्यापार भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी कि सभी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जाबर क्या था, है ना, जाबर क्या था? तो जाबर एक तरह का यहाँ पे देखेंगे तो पुराना और विश्वस्त, यानी कि विश्वस्त कर्मचारी था। जाबर क्या था? तो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। क्या था के बदले यहाँ पे होना चाहिए था कौन था, क्योंकि ये कौन ज्यादा सूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया, तो लिखेंगे कौन था। तो क्या था आंसर? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब, है ना, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ पे विकसित हुआ? तो 1800। ये आपका सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो कोलकाता में भी था लेकिन वो असफल हो गया था, फेलियर हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सफल, सफल यानी कि सक्सेसफुल। ठीक है, तो पहला मिल कहाँ पे हुआ था, कपड़ा मिल? तो लिखेंगे 1854 को बंबई में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, कि वुड ब्लॉक छपाई, है ना, वुड ब्लॉक जो छपाई है उसका तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो लिखेंगे चाइना में, चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिटेन में। लॉ एवं रक्त नीति, है ना, यहाँ पे जो नीति है वो प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान से रखेंगे इसको। ठीक है ना, भारत में आर्थिक महामंदी का, है ना, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा? तो कृषि क्षेत्र में पड़ा। लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या भी आने लगी थी। ठीक है ना, तो आपका यहाँ ऑप्शन हो गया ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप कि श्रीलंका में किस समुदाय, है ना, किस कम्युनिटी ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया है ना? तो हम लोग लिखेंगे सिंहली, वहां पे सबसे ज्यादा सिंहली लोग हैं, तो लिखेंगे ऑप्शन हमारा बी हो गया करेक्ट आंसर, यानी कि सिंहली। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होता है 11 कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि किस शासन, है ना, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो इसमें लिखेंगे संघीय, है ना, क्या लिखेंगे? संघीय, यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, है ना, छुआछूत को निषेध किया गया? तो लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा या वन या विवाह या गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो लिखेंगे समवर्ती सूची। ये राज्य सूची में भी आ सकता है, संघ सूची में भी आ सकता है, लेकिन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। यानी कि इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून पारित किया जाता है, चाहे शिक्षा संबंधित या विवाह संबंधित, वो राज्य के द्वारा भी हो सकता है और संघ के द्वारा, मतलब केंद्र के द्वारा भी हो सकता है, तो दोनों हो जाएगा, लिखेंगे समवर्ती सूची। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे होता है आपका फिनिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, सेव, नर्मदा को सेव करने का, नर्मदा नदी हमारे पास है ना, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन पर्पस क्या था? तो मुख्य पर्पस था बांध बनने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 पे यहाँ पे फटाफट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, आईएनसी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईएनसी, जिसका चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, ठीक है। तो ये हो गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो लिखेंगे 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सही जवाब हो गया बी नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, तो लिखेंगे इसको हम लोग 8वीं सूची में। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण किया गया है, तो करीब करीब 33% इसको लिखेंगे, तो 33% आपका सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना % आपका रिजर्वेशन, 1/3 कहा जाता है, 33% लोग मानते हैं इसको, कितना बोला जाता है, 1/3 करीब महिलाओं के लिए 33% लगभग सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके पास है कि विश्व में सबसे अच्छी, है ना, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी शासन व्यवस्था जो है राज्य व्यवस्था किसको माना गया है, तो लिखेंगे लोकतंत्र को, किसको, डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकतांत्रिक सिस्टम यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही जवाब हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। 21 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से किस राज्यों में, है ना, यहाँ पे इनमें से किस राज्यों में काली मृदा, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, काली मृदा, ठीक है, काली मृदा पाई जाती है, तो लिखेंगे हम लोग गुजरात में, है ना, गुजरात में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये लिखेंगे आपका हो गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 23 नंबर यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है, तो लिखेंगे इसको हम लोग नर्मदा नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जूट को क्या बोलते हैं हम लोग, सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 25 यहाँ पे देखेंगे। तो 25 नंबर जो सवाल आपके पास है यहाँ पे दोस्तों, उसको आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का एक जिला है कोडरमा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो हमारा मॉडल पेपर जो रिलीज किया गया है वो भी कोडरमा के द्वारा ही मतलब किया गया, कोडरमा का जो आपका जो शासन व्यवस्था, वहां का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा ही जारी किया गया, अभी मुझे ध्यान में आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए झारखंड में जो कोडरमा जिला है वो किस खनिज के लिए फेमस है, तो लिखेंगे अवरक के लिए, अवरक के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। 26 नंबर, यहाँ पे जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार के लिए उपलब्ध कराती है, स्टील के लिए, तो स्टील के लिए क्या होता है दोस्तों, सेल, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये आपका एक भारत सरकार का उपक्रम कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की समुद्री तट, है ना, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे 7516 किलोमीटर, ठीक है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली, तो 1853 में, ये 1953 नहीं होगा बल्कि 1853 होगा, 1853 में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कि निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों कोयला। कोयला देखिए हमारे मतलब खानदानी चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं बाप दादाओं ने, खानदान ने भी जिसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोयला हमारा एक तरह का परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, ठीक है ना, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो सही जवाब क्या हो गया, कोयला उसका उदाहरण है, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखेंगे, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश, है ना, किस देश में आयोजित किया गया था, तो लिखेंगे ब्राजील देश में, ठीक है। 31 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे, 31 नंबर सवाल में आपको पूछा गया है ना, कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो लिखेंगे हम लोग औसत आय यानी कि एवरेज इनकम, है ना, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। तो देशों का जो विकास उसको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम लोग औसत आय का इस्तेमाल कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 32 कि औसत आय को, है ना, औसत आय को किस रूप में जाना जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 33 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 33 आप यहाँ पे देखेंगे,
यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 33 आपके पास है कि सेवा क्षेत्रक है ना, सेवा क्षेत्रक में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल है, किस प्रकार का गतिविधियां यानी कि एक्टिविटी शामिल है। तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सारे सारे क्या है, सर्विस सेक्टर है। इसको आप तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, तृतीयक क्षेत्रक, टर्सरी सेक्टर। ये आपका जो सेवा क्षेत्र में क्या आएगा, ये सारे आएंगे। तो आपका कृषि क्षेत्रक हो गया है ना। ये आपका जो बनाने वाला काम हो गया द्वितीय क्षेत्रक, यानी कि आपका औद्योगिक क्षेत्र माना जाएगा। बी नंबर आपका औद्योगिक क्षेत्र है, ए नंबर कृषि क्षेत्र है और सी नंबर आपका सेवा क्षेत्रक है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि जीवन बीमा है ना, जीवन बीमा की जो गतिविधि है वो किस प्रकार का है, तो आपका है सेवा क्षेत्रक है। ये कैसा है, सेवा क्षेत्रक है यानी कि तृतीय क्षेत्रक है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में कागज के पैसे है ना, कागज के पैसे के अलावा और कौन सा पैसा है जो धन का उपयोग के रूप में किया जाता है, धन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे डिजिटल मनी। अब देखेंगे ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जमाना आ गया दोस्तों। ठीक है ना, कैशलेस पेमेंट है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल मनी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिटल मनी। तो आज जो है कैश के अलावा भी जो पैसा लेन देन में आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मनी के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, कागज के अलावा डिजिटल मनी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 36 की तरफ कि धन का आधुनिक रूप है ना, धन का आधुनिक रूप क्या है, तो सिक्का या सिक्का और नोट। आज हम लोग धन को किस रूप में जमा करते हैं या देखते हैं, सिक्के के रूप में या नोट के रूप में जमा करते हैं। लेकिन सही बात कहा जाए तो डिजिटल मनी होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब जो है सिक्का, मोदी जी फिर से अगर नोटबंदी करवा देंगे तो सारा सिक्का नोट वगैरह आपका धरा का धरा रह जाएगा, है कि नहीं। तो आधुनिक रूप के रूप में डिजिटल मनी ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अभी जो ऑप्शन दिया गया सिक्का और नोट होना चाहिए। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एमएनसी। क्या बोलेंगे, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है ना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो क्या आकर्षित करती हैं, सस्ता श्रम या उत्पाद के लिए तैयार माल। तो दोनों हो गया, तो ऑप्शन ए और बी आपका करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है ना, तो 37 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ और फटाफट हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर का है ना, तो डाक सेवाएं। आपका ऑप्शन ए हो गया सही जवाब, ये हो गया डाक सेवाएं। आप वायरिंग कराएंगे तो अलग से पैसा लगेगा, मोबाइल बनवाएंगे तो अलग से पैसा लगेगा, है कि नहीं। तो जो आपका सार्वजनिक मरम्मत के लिए सेवाएं है वो क्या हो गया, आपका डाक सेवा हो गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आगे लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। ठीक है, तो 39 नंबर सवाल यहाँ पे सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरटीआई। क्या बोलेंगे दोस्तों, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 40 की तरफ कि आरबीआई के निर्देशानुसार है ना, आरबीआई का मतलब क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारे भारत में जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे लिए नोट जारी कर दिए। ठीक है ना, तो आरबीआई के जो इंस्ट्रक्शन है, जो इसका निर्देश है, उनके अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % रखना चाहिए था। तो मैंने मॉडल सेट पहला में भी आपको बताया हुआ है दोस्तों, तो 15% जो है आपको कैश रखना पड़ेगा। बैंक क्या निर्देश देता है, जो आरबीआई है वो हर एक बैंक को क्या निर्देश देता है कि आपको कुल जमा राशि का 15% पैसा आपके पास रखना पड़ेगा और बाकी जो 85% पैसा है आप लोन वगैरह पे अलग अलग विभिन्न कंपनियों को दे सकते हैं या लोगों को भी दे सकते हैं। लेकिन 15% पैसा इसलिए आपको वहां पे रखना पड़ेगा ताकि मान लीजिए कोई आपसे पैसा डिपॉजिट किया है तो विड्रॉ करने चला जाएगा, पैसा अगर निकासी करने चला जाएगा, अगर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक कैसे पैसा देगी, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पे निर्देश दिया गया आरबीआई के द्वारा, हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा क्या निर्देश दिया गया है कि करीब करीब 15% जो आपका जमा राशि है उसका आपके पास रिजर्व होना चाहिए ताकि निकासी के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो आपका जो 85% है आप जैसे आपको लगाना है वैसे लगा दीजिए, लोन के रूप में दे सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 15% हो गया सही जवाब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। और आज हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट किया सेट नंबर 2 जो कि आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ बोर्ड एग्जाम का रिवीजन करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपके अपने चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए, और हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर भी डिस्कस करते रहेंगे। और मैंने मैथ्स और साइंस का भी ऑब्जेक्टिव पेपर वहां पे अपलोड किया हुआ है, कुछ बचा हुआ है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे आपको अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहां पे पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हुआ है, और उसमें आप उस प्लेलिस्ट से सारा चीज देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। और अगर मान लीजिए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको बेल बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप घंटी दबा देंगे तो आपको फटक से पता चल जाएगा कि भाई चैनल में कुछ नया चीज अपलोड हो चुका है कि नहीं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार का नए वीडियो के साथ। आप इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।